25 नवंबर शाम का वक्त। वैसे तो शिमला शहर की नवंबर की सुबह, शाम और रातें तीनों ही बहुत ठंडी होती हैं। इसी ठंड में झील के किनारे अपनी कार की बोनट पर बैठा एक लड़का, जिसकी उम्र कुछ 30 साल की होगी, वो अकेला बैठा सिगरेट पिए जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे ये जनाब कौन है जो शिमला की कड़ाके वाली ठंड में सिगरेट फूंक रहे हैं। तो ये है रुद्र सिंघानिया। सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के इकलौते वारिस और यहाँ का माफिया कह सकते हैं, क्योंकि आज तक कोई सबूत मिले नहीं इनके खिलाफ। तो यहाँ की जनता के लिए ये भगवान है, पर अपने दुश्मनों के लिए काल है। रुद्र सिंघानिया के घर में कोई नहीं है, क्योंकि जिस कुर्सी पर वो है उसमें दुश्मन बहुत हैं। तो बस समझ लें उसी में उसका सब चला गया। पर हाँ, अपना कहने के लिए उसका एक दोस्त जैसा भाई है, जो उसकी दाई माँ का बेटा है, जिसका नाम श्लोक है, जो रुद्र पर अपनी जान छिड़कता है। रुद्र के लिए वो उसका लीगल एडवाइज़र भी है, दोस्त भी है और पर्सनल असिस्टेंट भी है। मतलब श्लोक उसका सब कुछ है। श्लोक हमेशा रुद्र को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ आदमियों को भेजता है, पर रुद्र उन्हें चकमा देकर हमेशा अकेले निकल लेता है और आकर इस झील के किनारे अपनी गाड़ी की बोनट पर बैठ जाता है। रुद्र का एक छोटा सा भतीजा भी है, जिसकी जिम्मेदारी उसके भैया भाभी के बाद उस पर आ गई। उसका नाम साहिल है, पर प्यार से सब उसे चीकू बुलाते हैं। रुद्र साहिल पर अपनी जान छिड़कता है और एक वही है जिसकी रुद्र सुनता भी है। उसकी बात को टालने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये रुद्र की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक थी, जहाँ उसे सुकून मिलता था। वो बैठा अपनी बोनट पर सिगरेट पिए जा रहा था और कुछ सोचे जा रहा था। वो अपनी गाड़ी की बोनट से उतर के नीचे आया और झील के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। शाम ढल के रात में तब्दील हो रही थी। वो खड़ा दूर से आ रही कुछ पहाड़ी गानों के बोल को सुन पा रहा था, जो उसे समझ तो नहीं आ रही थी, पर अच्छी लग रही थी। वो सुन ही रहा था कि तभी उससे कुछ 20 कदम की दूरी पर एक लड़की ब्लैक कलर की कढ़ाई वाली शॉल ओढ़े, हल्के पीले कलर की सिंपल सी साड़ी पहने धीरे से आकर उसी किनारे पर खड़ी हो गई। उसके काले लंबे बाल जो कुछ पिनअप थे, बाकी खुले थे। वो उसके बाल एक तरफ थे, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। रुद्र खड़ा वहाँ पहाड़ी गीत को सुन रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा, जिसे उसने उठाने के बजाय कट कर अपनी पॉकेट में डाल दिया। रुद्र ने बचे हुए सिगरेट को नीचे फेंका और उसे पैर से रगड़कर बुझा दिया। वो आया और अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल गया। पर वो लड़की वहीं खड़ी झील के पानी को बहता हुआ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, होठों पर मुस्कान नहीं था, चेहरा बहुत शांत था। वो वहाँ पर रखे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। तभी हवाएं तेज हो गई और उसके बाल हवा में उड़ने लगे, पर वो चुपचाप बैठी बहते हुए पानी को देख रही थी। इतने में एक दूसरी लड़की, जिसने जीन्स और एक ओवरकोट पहन रखा था, हाथों में ग्लव्स पहने, ऊनी कैप पहने, वो उसके पास आते हुए बोली, नंदिनी दीदी, चलो ना आप घर। अब तो आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, लड़कियों को डांस भी सिखा दिया, तो अब चलो ना। वैसे भी बहुत ठंड है, मेरी तो कुल्फ़ी ही जम गई है। ये कहते हुए उसके दांत कटकटा रहे थे। ये लड़की जो यहाँ बैठी बहते हुए पानी को देख रही थी, वो राज नंदिनी थी, जो कि एक डांस टीचर के साथ बच्चों को पढ़ाती भी थी और साथ में एक लेखिका भी। उसके स्वभाव में शांति थी, पर जो लड़की उसके सामने खड़ी थी वो उसकी छोटी बहन रागिनी थी, जो कि अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। नंदिनी ने उसे देखते हुए कहा, हाँ चलो छोटी, सर्दी बहुत है, वैसे भी आपको जल्दी ठंड लग जाती है। ये कहते हुए वो उठी और उसके पास आकर उसके गले से पहना हुआ मफलर जो ढीला हो गया था, उसे उसने हल्के से कस के ठीक कर दिया और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से घर के लिए निकल गई। नंदिनी जब घर पहुंची तो उसकी काम वाली खाना बना रही थी। रागिनी ने अंदर जाकर उससे कहा, लक्ष्मी जल्दी से एक कड़क सी चाय बना दो, बहुत ठंड है। ये बोल के वो जाकर जलती हुई अंगीठी के पास बैठ गई। नंदिनी अपने कमरे में चली गई। उसकी शाम की पूजा का वक्त हो रहा था, इसलिए उसने रागिनी को वहीं बैठे रहने दिया और खुद पूजा के लिए चली गई। घर के अंदर का माहौल बाहर से काफ़ी अच्छा था, इसलिए यहाँ आप एक हल्का सा स्वेटर पहनकर रह सकते थे। जब रागिनी को कुछ गर्मी लगी तो उसने अपनी कोट मफलर उतार दी। तभी लक्ष्मी कड़क कॉफ़ी लेकर आ गई और उसे देते हुए बोली, छोटी दीदी आपकी कॉफ़ी। इस पर रागिनी ने उससे कहा, मुझे नहीं पीनी, एक काम करो,
अब जाओ और मेरे लिए गर्मा गर्म मैगी बना दो, और वो भी एक्स्ट्रा चीज़ वाली, और हाँ, सॉस डाल देना, और एक बड़ी सी कटोरी में लेकर आना। उसके ये बोलने पर लक्ष्मी ने उससे कहा, और इसका क्या करूं, जो मैंने इतनी मेहनत करके बनाया है? फेंक दो इसे, नहीं तो तुम पी जाओ, पर मुझे मैगी खाना है। ये कहते हुए उसने अपने मोजे उतार के दूर फेंक दिया। लक्ष्मी ने उसे घूर के देखते हुए कहा, क्यों फेंक दूं? और मैं नहीं पीने वाली ये कड़वी सी काफ़ी, जिसे पीकर मुंह का सारा स्वाद खराब हो जाए। रागिनी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पीने वाली इसे, और जाकर मेरे लिए मैगी बनाओ। दोनों की बहस चल रही थी कि तभी नंदिनी नहा के रेडी होकर आ गई थी। उसने राजस्थानी लहंगा और एक मैरून कलर की शॉल ले रखी थी। उसके गीले खुले बाल उसके दुपट्टे को भिगो रहे थे। उसके माथे पे छोटी सी बिंदी थी। जैसे जैसे वो चलती, पैर में पहनी पायल आवाज़ करती थी। उसने देखा दोनों की बहस शुरू है, तो उसने मंदिर में जाते हुए कहा, फिर से आप दोनों की बहस शुरू हो गई? क्या किया रागिनी आपने? मैंने कुछ नहीं किया दीदी, मैंने इससे कहा कि जाकर मैगी बना दो, कॉफ़ी के साथ खा लूँगी, पर ये जाती ही नहीं है। उसके ये बोलने पर लक्ष्मी ने कहा, नहीं दीदी, ये झूठ बोल रही है। इन्होंने कहा कि ये कॉफ़ी नहीं पिएंगी और मैगी बना के दूँ। अब आप बताओ क्या करूँ मैं इस कॉफ़ी का? नंदिनी ने मंदिर से कहा, आप इसे रख दें, हम पी लेंगे। आप छोटे के लिए मैगी बना दें, और देखो ठंड बढ़ रही है, आप भी घर निकल जाओ। ये बोलकर वो अपनी पूजा में लग गई और लक्ष्मी जाकर मैगी बनाने लगी। दूसरी तरफ जब रुद्र अपने आलीशान बंगले पर पहुंचा तो उसने देखा उसका भतीजा साहिल बैठा खाना खा रहा था और दाई माँ उसे खिला रही थी। उसे देखकर रुद्र ने कहा, और मेरे शेर, क्या हो रहा है? उसके ये बोलते ही साहिल उठ के उसके पास भाग के चला आया और रुद्र ने उसे गोद में उठा लिया। दाई माँ ने उसे देखते हुए कहा, कितनी मुश्किल से तो इसे खाने के लिए बैठाया था, पर तुमने आकर उठा दिया, अब खिलाओ इसे। ये कहते हुए वो गुस्से में उठकर किचन में चली गई। ये देखकर रुद्र ने साहिल को देखा और एक बार दाई माँ को, फिर वो उसे लेकर सोफे पर बैठ गया और साहिल को खाना खिलाने लगा। रुद्र ने उसे खाना खिलाते हुए कहा, चीकू, क्या बोल रही थी दाई माँ? आप उन्हें परेशान कर रहे थे और खाना नहीं खा रहे थे, क्यों? चीकू ने बहुत प्यार से कहा, मैं क्या करता, वो रोज़ रोज़ वही घिया टिंडे तोरी बना देती हैं और फिर उसे खाना पड़ता है। मैं बोला उनसे कि मैगी बना दो, नहीं तो पिज्ज़ा दे दो, पर वो सुनती ही नहीं है। इस पर रुद्र ने कहा, अच्छा आप खा लो, तब हम ऑर्डर कर देते हैं, चलो जल्दी से खाओ। ये कहते हुए वो उसे खिलाने लगा। रुद्र बैठा साहिल को खिला ही रहा था कि तभी श्लोक अंदर आते हुए बोला, थैंक गॉड तू ठीक है, पर तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? कितनी बार कॉल किया तुझे मैंने, पर तू हर बार कट कर देता था। और तू था कहाँ भाई? कितनी बार कहा बिना गार्ड्स के कहीं मत जाया कर, पर तूने तो जैसे ठान लिया है कि मेरी बात मानेगा ही नहीं। अब बोलेगा भी कहाँ था? उसके ये बोल के रोकने तक रुद्र ने चीकू को खाना खिला के उसका मुंह साफ कर प्लेट सामने की टेबल पर रख दिया था। श्लोक ने देखा वो खामोश है तो उसने उससे कहा, तू बोलेगा या ऐसे ही खामोश रहेगा? जब तुझे पता है तो मुझसे पूछ क्यों रहा है? तुझे पता है ना, हर शाम मैं झील के किनारे जाकर बैठता हूँ, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? चलो चीकू, तुम्हें सुला दें। ये कहते हुए उसने चीकू को अपनी गोद में उठा लिया। चीकू ने दोनों को देखा और शांति से उन्हें आंखें मटकाते हुए देखे जा रहा था। श्लोक ने कहा, पर मैं तो वहाँ गया था, तू तो था नहीं, अब बता कहाँ था? इस पर चीकू ने धीरे से कहा, मैं कुछ बोलूँ? श्लोक ने उसे देखते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी आप शांत रहो, मैं चाचू से बात कर रहा हूँ ना, उनसे बात कर लूँ तब आपकी सुनता हूँ। उसके ये बोलने पर चीकू उसका मुंह देखने लगा। श्लोक रुद्र के पीछे पीछे उससे एक ही सवाल पूछे जा रहा था। तभी चीकू को गुस्सा आ गया और उसने तेज से कहा, आज दाई माँ का बर्थडे है। ये सुनते ही दोनों शांत हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। रुद्र ने हैरान होकर कहा, क्या बोला आपने? आज दाई माँ का बर्थडे है? मतलब हम इस बार भी उनका जन्मदिन भूल गए? तभी मैं सोचूं वो गुस्से में क्यों है। बाप रे, ना जाने अब क्या होगा। इस पर चीकू ने कहा, कुछ नहीं, दाई माँ कल सुबह भोले बाबा के घर जा रही हैं। वो बोली 1 महीने बाद आएंगी, तब तक आप दोनों मेरा ख्याल रखेंगे और मेरी सारी बातें मानेंगे। ये कहते हुए चीकू ने एक सर्वेंट को आवाज़ दी, सुप्रिया दीदी इधर ले आओ। उसके कहने पर करीबन 16 साल की लड़की अंदर केक और गिफ्ट के पैकेट्स लेकर आई, जिसे देखकर रुद्र और साहिल हैरान हो गए। साहिल ने चीकू से पूछा, हीरो ये क्या है? चीकू ने उन दोनों को देखते हुए कहा, यह आपकी पनिशमेंट से बचने की चाबी है।
उसके मुंह से ये सुनते ही रुद्र ने उसके गालों पर चूमते हुए कहा, हाय मेरा चीकू, एक तू ही तो है जो हमारी सारी गलतियों को छुपाने में मदद करता है। यू टू गुड। ये कहते हुए वो और श्लोक दोनों ही केक और गिफ्ट्स की तरफ लपके तो चीकू ने पीछे से कहा, एक मिनट, आप लोगों ने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। पूरी बात सुने तब उसे छूना। श्लोक ने रुद्र से धीरे से कहा, पक्का इस बार भी ये कोई बहुत बुरा चीज़ हमारे साथ करेगा। पता है, जब पिछली बार माँ केदारनाथ गई थी और उस बार भी हम माँ का बर्थडे भूल गए थे। इसने हमसे गधा मजदूरी कराई थी, ना जाने इस बार क्या कराए। जो भी हो, पर दाई माँ के लिए इस माफिया को झेलना होगा। ये बोलकर उसने चीकू की तरफ देखकर कहा, चीकू बेटा बताओ क्या करना होगा। हाँ, ये हुई ना गुड बॉय वाली बात। सुप्रिया दीदी लाओ वो कागज़ हमें दो। उसके कहने पर सुप्रिया ने उसे कागज़ दे दिया। उसने उसे देखते हुए कहा, इसमें लिखा है कि जब कल दाई माँ चली जाएंगी आप दोनों 6 बजे तक घर आ जाएंगे और मुझे पिज्ज़ा खिलाने ले जाएंगे और उसके बाद रोज़ सुबह 5 बजे उठना है, मुझे स्कूल के लिए रेडी करना है। उसके बाद मेरा मनपसंद नाश्ता बना के मुझे खिलाना है और मेरा टिफ़िन भी पैक करना है। ऐसे करते हुए चीकू ने 16 चीज़ें गिना दी थी, जिसे सुनकर श्लोक और रुद्र की हालत ख़राब थी। श्लोक ने कहा, देख लेना एक दिन ये हम दोनों का बाप बनेगा। अभी ये ऐसा है, ना जाने आगे क्या होगा। चुपचाप मान ले, नहीं तो दाई माँ घर से बाहर कर देंगी और इतनी ठंड में मैं तो बाहर नहीं रहने वाला। ये तो ऐसा है अंदर भी नहीं आने देगा, इसलिए चुपचाप सब मान ले। ये कहते हुए रुद्र ने चीकू से कहा, चीकू बेटा हमें सब मंजूर है, अब तो गिफ्ट्स दे दो। उसके ये बोलने पर चीकू ने कहा, नहीं, पहले इस पेपर पर साइन करो और फिर गिफ्ट्स ले लो। ये कहते ही श्लोक ने कहा, ले ये हमारा बाप है, कर भाई साइन। उसके ये बोलते ही रुद्र ने साइन कर उसे दे दिया। इस पर चीकू ने कहा, सुप्रिया दीदी दे दो इन्हें सब। उसके कहने पर सुप्रिया ने उन्हें सब दे दिया। तभी दाई माँ अंदर आई तो रुद्र और श्लोक ने कहा, हैप्पी बर्थडे दाई माँ। दाई माँ ने उन दोनों को देखकर थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, तुम दोनों को याद था? मुझे लगा फिर से भूल गए तुम दोनों। इस पर श्लोक ने कहा, अरे माँ क्या बात करती हैं आप, हम कभी आपका जन्मदिन भूल सकते हैं? देखो मैं और रुद्र आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में लिए गिफ्ट्स को दाई माँ को दे दिया। दाई माँ ने जब गिफ्ट्स को खोला तो देखा तो उसमें साड़ी थी। उन्होंने देखते हुए कहा, बहुत अच्छी साड़ी है। तब रुद्र ने कहा, अच्छा चले अब केक कट करें। ये बोल उसने केक बिस्तर पर रख दिया और उसे आर्टिफिशियल नाइफ दिया। दाई माँ ने केक कट किया और सबको केक खिलाया। सब बहुत खुश थे। इधर दूसरी तरफ नंदिनी खाना लेकर रागिनी के पास आई और उससे बोली, चलो छोटी आओ खाना खा लो, वैसे भी वक्त बहुत हो गया। ये कहते हुए उसने खाने की प्लेट उसके सामने बिस्तर पर रख दी। रागिनी ने कहा, दीदी आप भी ले आए अपना खाना। उसके कहने पर नंदिनी भी अपना खाना लेकर उसी के पास बैठ गई। दोनों ने साथ में खाना खाया और नंदिनी दोनों की प्लेट लेकर किचन चली गई। उसने प्लेट साफ किया, किचन साफ किया और लाइट्स ऑफ कर रागिनी के कमरे में आ गई। उसने देखा वो अभी तक पढ़ रही थी। नंदिनी ने उसकी किताब बंद करते हुए कहा, चलो छोटी सो जाओ और कल जल्दी उठ के कॉलेज भी जाना है, चलो सो जाओ। ये बोल उसने उसे मोटा सा कंबल उड़ा दिया और उसे हीटर चालू कर हल्की खिड़की खोल दी। उसने उसका माथा चूमा और उसे सुला के लाइट्स ऑफ कर अपने कमरे में चली आई। उसने देखा स्नोफॉल शुरू हो गई थी, ठंड बढ़ गई थी। वो आई और अपने बिस्तर पर बैठकर गीता उठा के पढ़ने लगी। उसकी आदत है कि वो सोने से पहले गीता के कुछ श्लोक पढ़ा करती थी और जब नींद आने लगती तो उसे बंद करके रख देती थी। बात यह थी कि लगभग 7 साल से नंदिनी को कुछ सपने आते जो उसे डरा देते थे, इसलिए उसे उसके पुरोहित ने इसे पढ़ने को कहा था। पर इसके बाद भी उसके सपने बंद नहीं हुए, बस किसका स्पर्श पाकर वो शांत जरूर हो जाती थी। उसे जब पढ़ते हुए नींद आने लगी तो उसने बुक बंद किया और सो गई। आधी रात के करीब नंदिनी नींद में चिल्ला रही थी, अर्जुन अर्जुन, पापा माँ। यह आवाज़ सुन दूसरे कमरे में सो रही रागिनी भाग के उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसका सर सहलाते हुए बोली, दीदी शांत हो जाओ, सब ठीक है, शांत हो जाओ। उसके ये बोलने पर नंदिनी शांत होकर सो गई। रागिनी ने जब देखा वो सो गई है तो उसने उसका हाथ संभाल के कंबल के अंदर कर दिया और उसे सोने दिया। खुद आकर वो खिड़की के सामने खड़ी हो गई। वो गिरते ही बर्फ को देखकर बोली, ना जाने कब दीदी का ये दर्द कम होगा, कब वो आएगा जो दीदी को इस दर्द से बाहर निकालेगा।
पुरोहित जी ने तो कहा था कि कोई है जो मेरी दीदी के लिए बना है, तो कहाँ है वो? क्यों इतनी देर हो रही है? प्लीज़ कान्हा जी भेज दें उसे। मैं दीदी को इस तरह दर्द में नहीं देख सकती। उस हादसे को हुए 7 साल हो गए, पर जैसे लगता है आज भी वो हादसा दीदी के जेहन से नहीं गया है। ना जाने कब ये सब बंद होगा। ये कहते हुए वो नंदिनी को देखने लगी। नंदिनी अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, इतना कि जितना शायद एक बच्चा अपनी माँ से भी ना करे। नंदिनी उसके लिए माँ से बढ़कर थी। रागिनी खुद को उसके बिना सोच भी नहीं सकती थी। नंदिनी जितनी शांत थी उतनी रागिनी चंचल थी। नंदिनी की जान बसती थी रागिनी में। वो उसका परिवार थी। दोनों ही दुनिया में एक दूसरे का सहारा थी। दोनों 7 साल से शिमला में रह रही थी। नंदिनी ने याही से अपनी लेखनी की शुरुआत की थी और आज वो बहुत मशहूर लेखिका थी, पर दुनिया के सामने वो छुपी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर वो कौन सी लड़की जो इश्क को इतने अच्छे से बयान करती है। दोनों ही बहनों की ज़िंदगी खुशी से इस शहर में बीत रही थी। किसी को नहीं पता था अगले पहर क्या होने वाला था। सुबह का वक्त, रुद्र का बंगला। दाई माँ सुबह केदारनाथ के लिए चली गई थी। अब घर की ओर चीकू की जिम्मेदारी वह रुद्र और श्लोक पर छोड़ के चली गई थी, पर हुआ उसका उल्टा। जिम्मेदारी तो दाई माँ देकर गई थी, पर चीकू ने तो एक दिन में रुद्र और श्लोक की हालत खराब कर रखी थी। उसे उठाना, रेडी करना, इसी में ही दोनों थक चुके थे। जब रुद्र चीकू को रेडी करके आया तो श्लोक तब तक उसका पसंदीदा नाश्ता बना के टेबल पर रख चुका था। बेचारी की हालत देखकर लग रहा था कि उसने कितने पापड़ बेले हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। चीकू ने जब उसे खाया तो उसने कहा, नॉट बैड। दोपहर को आप दोनों मुझे ठीक 2 बजे लेने आ जाना, भूलना मत। ये कहते हुए वो नाश्ता कर रहा था और श्लोक रुद्र सोफे पर थके हारे पड़े हुए थे। तभी रुद्र के हाथ में पहनी हुई स्मार्ट वॉच आवाज़ करने लगी। उसने देखा तो उसकी मीटिंग का अलार्म था, जो करीबन 1.5 घंटे बाद होनी थी। उसने जैसे ये देखा वैसे वो अपने कमरे की तरफ भागा। श्लोक भी किसी तरह उठा और जाकर कमरे में रेडी होने लगा। कुछ देर में रुद्र श्लोक दोनों ही रेडी होकर आए। रुद्र ने चीकू को उठाया और श्लोक ने उसके बैग को। दोनों ने उसे गाड़ी में बैठाया और वहाँ से कुछ गार्ड्स के साथ चीकू के स्कूल के लिए निकल गए। दोनों ने पहले चीकू को स्कूल ड्रॉप किया और फिर वहाँ से दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। रुद्र जब ऑफिस पहुँचा तो वो जैसे एकदम से बदल गया। जो रुद्र अभी छोटे बच्चे के सामने बच्चा बना हुआ था, वो अब एक सीरियस और एटीट्यूड वाला बॉस बन गया था। उसके अंदर आते ही सारा स्टाफ डर के खड़ा हो गया। सब ने उसे गुड मॉर्निंग कहा, पर वो बस हाथ के इशारे से सबको बैठने को बोल के श्लोक के साथ अपनी केबिन में चला गया। वो जब अपनी केबिन में पहुंचा तो वहां पहले से एक लड़की बैठी थी। रुद्र ने उसे पीछे से देखकर पहचान के कहा, माया तुम यहाँ? आज सुबह ही कोई इम्पोर्टेंट काम है? ये कहते ही वो अपनी चेयर के पास जाने लगा तो माया ने उठ के उसे देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग रुद्र, मैं तो बस ऐसे ही मिलने चली आई। वैसे तुम बताओ आजकल हो कहाँ? मेरी कॉल्स भी नहीं उठाते। कल मैंने कितनी कॉल्स की तुम्हें, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। यू नो ना बेबी, मैं डर जाती हूँ। पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई और सुबह होते ही मैं तुम्हारे ऑफिस आ गई। ये सुनकर श्लोक ने बड़बड़ाते हुए कहा, रात भर शराब पी के कहीं पड़ी होगी और बोल रही है सोई नहीं है, झूठी कहीं की। ये कहते हुए वो चेयर खींच के बैठ गया। रुद्र ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, मैं कहीं बिजी था, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ। वैसे अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो क्या तुम मेरे साथ क्लब चलोगे आज? माया के बोलने पर रुद्र ने उसे बिना देखे कहा, नहीं माया, 1 महीने में कहीं नहीं जा सकता है। दाई माँ अपनी यात्रा पर गई हैं तो चीकू की जिम्मेदारी मेरी और श्लोक की है, इसलिए हम दोनों को ही चीकू के पास रहना पड़ता है और काम जल्दी ख़त्म करके घर भी जाना होगा, तो इसलिए सॉरी, फिर कभी। अच्छा मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो उठने लगा तो माया ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अच्छा तो मैं भी चलती हूँ। ये बोल के वो चली गई। रुद्र भी अपनी मीटिंग में चला गया। माया रुद्र के बड़े भाई के दोस्त की बहन थी। माया रुद्र को पसंद करती थी क्योंकि वो स्मार्ट था, गुड लुकिंग था, उसके पास पावर थी और शिमला के लोगों का साथ था जो अभी तक उसके भाई के पास नहीं था। इसलिए माया उससे शादी भी करना चाहती थी और इसलिए वो रुद्र के आसपास घूमती रहती थी, पर रुद्र को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने कभी माया को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया था और ना माया को उसकी लिमिट क्रॉस करने देता था।
माया को बस रुद्र के पास आने का मौका चाहिए होता था और रुद्र को उससे दूर जाने का। माया उसके ऑफिस से निकल के अपने घर चली गई। दूसरी तरफ नंदिनी बैठी अपनी बुक लिख रही थी और रागिनी अपने कॉलेज जा चुकी थी। उसने देखा आज सुबह सूरज हल्का निकला था जिससे हल्की धूप थी। वो बगीचे में रखे झूले पर बैठी किताब लिख रही थी कि तभी कुछ दूर पर बने घर से एक औरत ने चिल्ला के कहा, नंदिनी खाली हो क्या? उसकी आवाज़ सुनकर नंदिनी ने सर उठा के देखा तो वो औरत अपने बगीचे में खड़ी थी और उसे देख रही थी। नंदिनी ने उसे देखकर स्माइल किया और उससे बोली, जी हाँ बोले, क्या काम है? कुछ नहीं, वो काम्या के लिए स्वेटर बनाना था तो सोचा तुमसे सीख लूँ। तुम्हें आता है? तुम रागिनी के लिए बनाती हो, प्लीज़ मुझे भी बता दोगी? उस औरत के कहने पर नंदिनी इशारे से उसे आने को कहा। जब तक वो औरत ऊन लेकर उसके पास आती उतने में नंदिनी ने अपनी किताब को ले जाकर घर में रख दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नंदिनी राइटर है और किसी के सामने नहीं आना चाहती, इसलिए उसने ले जाकर उस इनकम्प्लीट बुक को अंदर रख दिया था। वो औरत पिंक कलर का ऊन लिए उसके पास आई और उसके बगल में बैठती हुई बोली, काम्या कब से मुझे एक जाली वाली कोटी बनाने के लिए बोल रही थी पर मुझे नहीं आती थी। फिर मुझे तुम्हारी याद आई, सोचा क्यों ना तुमसे सीख लूँ। ये कहते हुए उसने ऊन और क्रोशिया को नंदिनी की तरफ बढ़ा दिया। नंदिनी ने दोनों चीज़ लेते हुए उससे कहा, मैं बता देती हूँ लता जी। ये कहते हुए वो उसे सिखाने लगी। उसे सिखाते हुए 2 घंटे कब बीत गए उन दोनों को ही ये बात पता ही नहीं चली। पर जब नंदिनी के घर में रखा फ़ोन बजा तो उसने अपने मोबाइल पर वक्त देखा जिसमें 1:30 बज रहे थे। नंदिनी ने ये देखकर कहा, अरे 1:30 बज गए, मुझे तो रागिनी के कॉलेज जाना था उसे लेने। मैं बाकी का आपको कल सिखा दूंगी, इसे ऐसे ही रखना आप। ये कहते हुए उसने उस क्रूस और बाकी सब दे दिया। लता ने भी अपना सामान लेकर जाते हुए कहा, अरे काम्या भी स्कूल से आ गई होगी, चलो मैं भी चलती हूँ। ये बोल के वो चली गई। नंदिनी जाकर अंदर गई थी कि तब तक फ़ोन कट चुका था। उसने कमरे में जाकर खुद को रेडी किया और अपना बैग लेकर वो बाहर आई तो एक बार फिर से फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठा के कहा, हेलो। उधर से एक लड़की की आवाज़ थी, हेलो मैम, मैं जैस्मिन बोल रही हूँ, RS शिमला इंटरनेशनल कॉलेज से। हमने आपको पहले भी कॉल किया था। हमारे कॉलेज में आपको प्रोफेसर के पोस्ट के लिए, पर आपने मना कर दिया था। प्लीज़ हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप मिल लें तो आज बहुत मुश्किल से आपका ये वाला नंबर मिला है। वो पहला नंबर बंद आ रहा था तो किसी तरह ये नंबर मिला। प्लीज़ क्या आप मिलेंगी हमारे बॉस से? हमारे कॉलेज के बच्चों ने आपसे पढ़ने की मांग की है। प्लीज़ अगर आप एक बार ही आ जाएं तो। जी नहीं, हम आप सबको पहले भी मना कर चुके हैं और मैं किसी के लिए काम नहीं करती हूँ। मैं बस गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, बाकी किसी को नहीं। सॉरी, मुझे माफ़ करें। ये बोल के उसने फ़ोन रख दिया और तार भी निकाल दिया। फिर उसने अपना मोबाइल लिया और वहाँ से बाहर चली आई। नंदिनी ने अपनी गाड़ी ली और वहाँ से कॉलेज के लिए निकल गई। इधर रागिनी अपने कॉलेज से निकल चुकी थी और गेट पर खड़ी होकर नंदिनी का वेट कर रही थी। तभी उसकी नज़र आइसक्रीम वाले पर गई। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो भाग के उसके पास गई और उससे बोली, भैया एक बटर स्कॉच देना। उसके साथ ही एक बगल में आइसक्रीम की गाड़ी पर चढ़ के छोटा सा बच्चा बोला, मुझे भी एक यही देना। उस आइसक्रीम वाले ने खोजा और दोनों को देखकर कहा, मेरे पास एक ही बटर स्कॉच है, आप दोनों में से कौन लेगा? इस पर उस बच्चे ने कहा, मैं लूँगा, आप मुझे दे दें। ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाया पर उसका हाथ छोटा था। तब तक रागिनी ने लपक के आइसक्रीम ले लिया और उससे बोली, मैं ले लेती हूँ, ये पैसे भैया, और तुम छुट के कोई और आइसक्रीम ले लो। ये कहते हुए वो उसका रैपर खोल के खाने ही वाली थी कि तभी उस बच्चे ने उसको धक्का दे दिया और उसकी आइसक्रीम नीचे ज़मीन पर गिर गई, जिसे देखकर रागिनी की रोनी सूरत बन गई। उसने उसी सूरत में उस बच्चे की तरफ देखा तो उसने एटीट्यूड में कहा, जो चीज़ मुझे नहीं मिलती वो मैं किसी को नहीं लेने देता, समझी बदरिया कहीं की। ये बोल के वो भाग गया और रागिनी उसके पीछे भागी तो वो जाकर इस लोग के पीछे छुप गया। इस लोग ने ये देखकर रागिनी से कहा, ओ मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? मेरा भतीजा है ये। उसके ये बोलने पर रागिनी ने उसे गुस्से से देखकर कहा, भतीजा है तो इसे अपने पास रखो ना, इस चूहे को छोड़ के क्यों रखा है? किसी दिन मेरे हाथ में आया तो इसका गला दबा दूंगी मैं। मेरी आइसक्रीम गिरा दी इस चूहे ने। इस लोग ने रागिनी की हरकतें देखकर मुंह बना के कहा, ओ
एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा भतीजा है, इसका नाम साहिल है, प्यार से हम इसे चीकू कहते हैं, तो माइंड योर लैंग्वेज, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खुद को देखा है, जंगली कहीं की। इस पर रागिनी ने कहा, ओहो, बता तो ऐसे रहे हो जैसे माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन का भतीजा हो। और मुझे छोड़ो, खुद को देखा कनखजूरा, और इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी नंदिनी आ गई। उसने रागिनी को पकड़ते हुए कहा, छोटी, क्या कर रही हैं आप? क्यों लड़ रही है? छोड़ो मुझे दीदी, इस पिद्दी ने मेरी आइसक्रीम गिरा दी। वो एक ही बची थी, मैंने कितनी मुश्किल से लिया था और इसने धक्का मार के गिरा दिया, और ये कनखजूरा उसकी साइड ले रहा है। छोड़े आप, मैं अभी बताती हूँ इन चाचा भतीजे को। तो ये कहते हुए वो अपने हाथ पैर मार रही थी। नंदिनी ने उसे शांत करते हुए कहा, बच्चा है छोटी, गलती से गिर गया होगा, रहने दे आप, हम आपको दूसरी दे देते हैं। अरे इसने जानबूझ के गिराया है, छोड़ें आप मुझे, मैं अभी बताती हूँ इसे। ये कहते हुए वो उसके पास जाने लगी तो नंदिनी ने कहा, छोटी, आपको हमारी कसम, शांत हो जाएं, खड़ी हो शांति से। उसके ये बोलते ही रागिनी शांत हो गई और खड़ी हो गई। उसने श्लोक की तरफ देखा और उसे देखकर कहा, सॉरी सर, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उसके ऐसे प्यार से कहने पर श्लोक ने भी शांति से कहा, कोई बात नहीं मॉम, पर इन्हें कुछ सिखाएं, कैसी जंगलियों वाली हरकतें करती है। उसके ये बोलने पर रागिनी उसके पास आने लगी गुस्से में, तो नंदिनी ने उसे रोक दिया। वो जल्दी से गई और दूसरे आइसक्रीम वाले से 2 आइसक्रीम लेकर आई और एक रागिनी को और दूसरा चीकू को देते हुए बोली, ले, ये आपके लिए। उसके ऐसे प्यार से देने पर चीकू शांति से मुस्कुराते हुए उसे आइसक्रीम लेकर उसके गालों पर किस कर दिया, जिससे नंदिनी हंसने लगी। उसने उसे पकड़ के उससे कहा, देखो, ऐसे किसी को तंग नहीं करते हैं, गंदी बात होती है। और आप तो कितने स्मार्ट और क्यूट हैं, मुझे तो नहीं लगता अब आप दोबारा कभी किसी को परेशान करेंगे। मैं ठीक बोल रही हूँ ना? उसके ये बोलने पर चीकू ने उसे देखते हुए कहा, एक शर्त पर। ये सुनते ही श्लोक ने मन में कहा, ये भी गई, अब ना जाने ये क्या मांग ले। वो ये सोच ही रहा था कि तभी चीकू ने कहा, आप मुझसे दोस्ती करेंगी? ये कहते हुए उसने अपने नन्हे से हाथ उसकी तरफ कर दिए, जिसे देखकर नंदिनी ने मुस्कुरा के उसके छोटे से हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उससे बोली, ओके। ये बोल उसने उसे बहुत प्यार से गालों पर किस किया और चीकू इस लोग के साथ वहाँ से हैरानी में चला गया, क्योंकि पहली बार था जब चीकू ने किसी को परेशान नहीं किया था और उसकी बात मानी थी। नंदिनी भी रागिनी को लेकर पढ़ाने चली गई। नंदिनी रागिनी को लेकर अपने साथ पढ़ाने आ गई थी। वो शिमला के एक छोटे से पहाड़ी गांव में जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाती थी और उन्हें डांस भी सिखाती थी। रागिनी वहां बैठे कभी पेंटिंग करती तो कभी गांव की औरतों की मदद। गांव के सभी लोग नंदिनी और रागिनी को बहुत मानते थे। नंदिनी बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी एक पहाड़न औरत उसके लिए जंगल से सेब और आड़ू लेकर आई टोकरी में। उसने उसे देते हुए कहा, लो मैडम जी, इसे खा के देखो, ये हमारे जंगल में उगे हैं सेब हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, हम अभी कुछ देर पहले ही लेकर आए हैं जंगल से, ले खाएं और जाते हुए अपने साथ घर ले जाना। ये बोल वो सारे फल वहीं रख के चली गई। उसके जाने के बाद नंदिनी पढ़ाने लगी। उसे पढ़ाती हुई शाम हो गई थी। उसने देखा अब लड़कियों के डांस का वक्त है, तो उसने सारे बच्चों को कल का होमवर्क देकर जाने को कहा। उनके जाते ही घुंघरू लेकर वहाँ पर लड़कियाँ आ गईं। इनमें 16 से लेकर 18 साल तक की लड़कियाँ थीं। नंदिनी ने उन्हें देखकर कहा, आ गई आप सब, चलो मेरा बैग दो, मैं अपने घुंघरू निकाल लूँ। उसके ये बोलने पर एक लड़की भाग के उसका बैग ले आई। तभी एक दूसरी लड़की ने कहा, दीदी आप प्लीज़ आज झील के पास सिखा दो ना, यहाँ जगह भी कम होती है और माँ बार बार कोई काम कह देती हैं। उसके बोलने पर नंदिनी ने घुंघरू बैग से निकालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हम वहीं चलेंगे। नीला, आप जाकर अपना तबला ले आओ। ये बोल वो सब के साथ झील के पास आ गई। उसने देखा वहीं पर खड़ी रागिनी पेंटिंग बना रही थी। रागिनी ने नंदिनी को और बाकी लड़कियों को देखकर बस मुस्कुरा दिया और अपनी पेंटिंग करने लगी। नंदिनी ने अपने घुंघरू पहने और खड़ी हो गई। उसने अपने खुले बालों को समेट के जूड़ा बनाया और साड़ी के पल्लू को कमर में टाक कर वो कत्थक करने की मुद्रा में खड़ी हो गई। उसके पीछे बाकी लड़कियां सलवार सूट पहने अपने दुपट्टे को कमर में बांध के खड़ी थीं। नीला ने अपना तबला ठीक से रख लिया था और वो बैठ गई थी उसे बजाने। नंदिनी ने उसे देखकर कहा, याद तो है ना नीला, सबकी पता चले आधे पर ही सब भूल गई हो। अब भूली तो इस बार कंपटीशन में तुम सबको कोई नहीं जिताने वाला। इस पर नीला ने कहा, नहीं दीदी, अब मुझे सारे थाप याद हो गए हैं,
आज आप देखना मैं कोई गलती नहीं करूँगी। उसके ये बोलने पर नंदिनी ने सबको रेडी होने को कहा और फिर उसके एक दो कहते ही नीला ने तबले पर थाप देना शुरू कर दिया और वैसे ही नंदिनी के साथ सब ने अपने कदमों को फिराना, नंदिनी के साथ सब ने गाना शुरू किया। हाँ, धिन ताना 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 धिन ताना। उन्होंने जैसे ही ये गाया वैसे ही झील के दूसरी तरफ गाड़ी के बोनट पर बैठा सिगरेट पी रहा रुद्र उनकी तरफ देखने लगा। वो नंदिनी के चेहरे को ठीक से नहीं देख पा रहा था क्योंकि नंदिनी का जूड़ा खुल गया था और उसके बाल नाचते हुए उसके चेहरे को आकर ढक जाते, पर नंदिनी इससे बेखबर नाचते हुए सबके साथ गा रही थी। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। जैसे उन लोगों ने गाना शुरू किया वैसे ही रागिनी ने भी अपना ब्रश रख दिया और उन्हें देखने लगी। रुद्र की नज़र अभी भी नंदिनी पर टिकी थी। उसे कभी उसके बालों से हटके आंखें दिखती तो कभी उसके गुलाबी सुर्ख होंठ। ये देखते हुए वो अपनी गाड़ी के बोनट से नीचे उतरा और खड़ा हो गया। इधर नंदिनी तबले की थाप पर सारी लड़कियों के साथ नाचे जा रही थी, इस बात से बेखबर कि उसे कोई देख रहा था। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। जब तबले की थाप रुकी तो नंदिनी और बाकी लड़कियों के पैर भी रुक गए। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, वाह नीला, क्या बात है, आपको तो आज सब याद था। गुड, और आप सब ने भी आज बहुत अच्छा किया। अब इसकी प्रैक्टिस करते रहना आप सब। मैं कल आऊँगी तो आप सबको अकेले ही मुझे ये करके दिखाना है। उसके ये बोलने पर लड़कियों ने एक साथ कहा, बिल्कुल दी, कल हम सब आपको ये खुद करके दिखाएंगे और तब आप जज करना कि हमने ठीक किया या नहीं। उनके ये बोलने पर उसने कहा, अच्छा ठीक है, अब आप घर चलो, मैं भी घर जाऊंगी, बहुत वक्त हो रहा है और रात भी हो रही है। चलो छोटी। उसके कहने पर रागिनी भी अपनी स्केच बुक और पेंटिंग कलर्स लेकर आ गई। नंदिनी तो जा चुकी थी पर किसी दिल पर अपने कदमों की दस्तक और कानों में घुंघरू की आवाज़ दे गई थी और वो था रुद्र। रुद्र दूर जंगल की तरफ जा रही नंदिनी को देख रहा था। उसने उसका चेहरा नहीं देखा था पर उसके गाने के बोल और घुंघरू की आवाज़ को उसने कैद कर लिया था। तभी उसका फ़ोन बजा तो उसका ध्यान टूटा। उसने फ़ोन उठा के देखा तो साहिल की कॉल थी। ये देख उसे याद आया कि साहिल को ले जाकर पिज्ज़ा खिलाने जाना था। उसने जल्दी से सिगरेट को बुझाया और आकर अपनी कार में बैठ गया। रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। इधर रागिनी गाड़ी चला रही थी कि तभी नंदिनी के पास लक्ष्मी का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठा के कहा, हाँ लक्ष्मी बोलो। दीदी, घर का सामान ले आना और मैंने खाना बना के रख दिया है, मैं जा रही हूँ। चाबी तो है ना आपके पास? उसके ये पूछने पर उसने कहा, हाँ चाबी है मेरे पास, तुम जाओ, हमें वक्त लगेगा, अब सामान लेकर ही घर आएंगे हम दोनों, आप निकल जाओ। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। रागिनी ने कहा, क्या हुआ दीदी? नंदिनी ने अपने बैग में कुछ खोजते हुए कहा, कुछ नहीं, सामान लेना है तो गाड़ी मार्केट की तरफ ले लो। अरे दीदी, अभी तक आधी मार्केट बंद हो गई होगी, आप मॉल चलो, वहाँ अभी तक सब ओपन होगा। रागिनी ऐसा क्यों बोल रही थी, ये बात नंदिनी बखूबी जानती थी। उसने उससे कहा, हाँ ठीक है। उसके ये बोलते ही रागिनी ने खुश होते हुए गाड़ी शिमला के मॉल की तरफ घुमा दिया। कुछ देर में दोनों मॉल के सामने थे। रागिनी गई और गाड़ी को पार्किंग में लगा दी। उसके आते ही नंदिनी उसके साथ मॉल के अंदर चली गई। दोनों ने पहले ग्रोसरी एरिया में जाकर घर के लिए सामान पैक कराया और फिर रागिनी अपने काम पर लग गई। मेरा मतलब था कि वो यहाँ पिज्ज़ा खाने आई थी, तो उसने नंदिनी से कहा, दीदी मैं पिज्ज़ा लेकर आती हूँ और एक सबवे, उसके बाद चलते हैं। ये बोल के वो उसे भी अपने साथ लेकर चल दी। नंदिनी ने उससे कहा, आप चलें, हम आते हैं बिल करके। उसके कहने पर वो चली गई। नंदिनी भी बिल पे करने लगी। दूसरी तरफ रुद्र भी उसी मॉल में आया था। उसने जल्दी से गाड़ी को पार्किंग में लगाया और श्लोक को कॉल करने लगा, पर उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। वो फ़ोन करते हुए अंदर आया और श्लोक साहिल को हर तरफ नज़र घुमा के खोजने लगा। तभी उसे ऊपर सेकंड फ्लोर पर साहिल और श्लोक खड़े दिखाई दिए। साहिल ने भी उसे देख लिया तो उसने श्लोक से कहा, चाचू चाचू आ गए? वो रहे।
ये कहते हुए उसने अपने हाथ से इशारा कर उसे दिखाया तो श्लोक ने रुद्र को जल्दी से ऊपर आने को कहा। उसने भी हाथ से इशारा कर आने को कहा और ऊपर जाने लगा। श्लोक साहिल को लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। रुद्र जल्दी एलिवेटर की तरफ जाने लगा कि तभी वो किसी से टकरा गया और उसे संभालते हुए वो संभला। उसने उस लड़की को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी क्योंकि जो मफलर रुद्र ने अपने गले में पहना था वो उसके आधे चेहरे को ढक रखा था। पर रुद्र ने जब उन आंखों को देखा तो पहचान गया और तभी बहुत जोर का शोर हुआ तो उस लड़की ने उसकी कॉलर को उसको पकड़ लिया और डर से आंखों को बंद कर लिया। रुद्र उसे खामोश नज़रों से देखे जा रहा था। उनके ऊपर बैलून और गुलाब की पंखुड़ियाँ गिर रही थी। वो सारे फूल उस लड़की के चेहरे को ढकने लगे तो रुद्र ने एक हाथ को बढ़ा के उसे हटाना चाहा कि तभी वो लड़की खड़ी हो गई और उसकी तरफ पीठ कर ली। वो लड़की और कोई नहीं नंदिनी थी। उसने अपने ऊपर से सारे गुलाब की पंखुड़ियों को हटा के अपना बैग उठाया और जाने लगी तो वहाँ एक आदमी आया। उसने नंदिनी से हंसते हुए कहा, कांग्रेट्स मैम एंड सर, आप आज हमारे लकी कपल में से एक हैं। ये सुनते ही रुद्र और नंदिनी दोनों हैरान हो गए। नंदिनी ने उसे देखते हुए कहा, सॉरी सर, पर हम कपल नहीं हैं, हम बस एक अजनबी हैं। और ये बोल के वो चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देख रहा था। रागिनी रेस्टोरेंट में आई और उसने रिसेप्शन पर बैठी लड़की को देखकर कहा, मैम 2 पिज़्ज़ा, 1 सबवे, 1 चॉकलेट केक और साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक, ये सब पैक कर दीजिए प्लीज़। उसके ये ऑर्डर देने पर वो उस लड़की ने कहा, मैम आप बैठें, मैं अभी सब पैक कराती हूँ। ये सुन वो जाकर खाली चेयर पर बैठ गई। तभी वहाँ श्लोक साहिल के साथ आया। साहिल ने भी वही ऑर्डर दिया जो रागिनी ने दिया था, बस उसमें केक नहीं था। उसने एक पिज़्ज़ा खाने के लिए भी ऑर्डर किया था। उसे भी रिसेप्शन की लड़की ने वेट करने को कहा। साहिल ने जाते जाते वहाँ रैप करके रखा केक उठा लिया और उसे खोल के खाते हुए चेयर पर जाकर बैठ गया। रागिनी गई और खाने के लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करके वापस आकर बैठ गई। कुछ देर में दोनों का ऑर्डर रेडी था। साहिल का सिर्फ पिज़्ज़ा भी और रागिनी का भी बस सबवे रेडी हो रहा था। साहिल ने जाकर लड़की से बॉक्स लिया तो रागिनी ने उसे देखकर उससे वो बॉक्स लेते हुए कहा, ओए चूहे, तू यहाँ भी मेरे पीछे चला आया, और ये मेरा पिज़्ज़ा है, तू इससे दूर दूर रहना। इस पर साहिल ने कहा, जी नहीं, ये मेरा पिज़्ज़ा है। ये कहते हुए वो उसके हाथ से पिज़्ज़ा का बॉक्स छीनने लगे तो रिसेप्शन वाली लड़की ने कहा, मैम ये पिज़्ज़ा इनका है। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी रागिनी ने उसे रोकते हुए कहा, ओ मिस, अपना काम करो और बीच में बोलो मत, और तू चूहे बॉक्स छोड़। देख बंदरिया, मेरा पिज़्ज़ा छोड़ो नहीं तो बहुत बुरा होगा। साहिल के ये कहने पर रागिनी मुंह बना के बोली, अच्छा क्या करेगा छोटे, पहले बड़ा हो जा तब धमकी दियो। ये कहते हुए वो बॉक्स खींचने लगी पर साहिल ने भी पूरे दम लगा के उसे पकड़ा था। जब साहिल ने देखा रागिनी छोड़ नहीं रही है तो उसने उसे झटके में छोड़ दिया और वो पीछे जाकर गिरी। साहिल ने उसे देखते हुए कहा, जा बंदरिया, ले जाओ, तुम्हें दान दिया। ये सुनकर रागिनी मुंह खोल के उसकी तरफ देखा और उठ के उसके पास बढ़ी गुस्से में तो बीच में श्लोक आ गया। ओ मैडम, क्या है ये, क्यों मेरे भतीजे को मार रही हो? उसके ये बोलने पर रागिनी ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, ओ चाचे, तेरा भतीजा मार खाने के लायक ही है। मुझे तो लगता है भतीजा अपने चाचा पर ही गया है, और तू रुक चूहे। ये बोल वो उसकी तरफ बढ़ी तो श्लोक ने उसे रोकते हुए कहा, ओ जंगली बिल्ली, वहीं रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने भतीजे को मेंटली अरेस्ट करने के चक्कर में जेल में भिजवा दूंगा। तब वो वही दिखाना अपनी जंगलीपना। उसके ये बोलते ही रागिनी ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, तुम चाचा भतीजा क्या मुझ पर केस करोगे? और केस तो मैं करूँगी तुम दोनों पर मेंटल टॉर्चर का, और साथ में तुम्हारे ऊपर एक लड़की को अभद्र शब्द कहने की। साहिल को अभद्र का मतलब समझ नहीं आया तो उसने मुंह बना के कहा, व्हाट शब्द? तब श्लोक ने उसे बताया, बेटा इट्स मीन्स फाउल वर्ड्स, वोल्गर वर्ड्स। ये कहते हुए वो रागिनी की तरफ देखकर बोला, पर जंगली बिल्ली, मैंने क्या ऐसा बोला आपको जो आप मुझ पर ये केस करेंगी? अरे अभी तो मुझे तुम चाचा भतीजा मिलके बोले, बंदरिया और जंगली बिल्ली। उसकी इस बात पर श्लोक और साहिल दोनों ही हंसने लगे और रागिनी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सामने काउंटर पर रखा बड़ा सा केक उठाया और उसे श्लोक के चेहरे पर दे मारा। ये करते ही वहाँ पर बैठे सारे लोग उठ गए और ये देखकर कुछ हंस रहे
तो कुछ लोग हैरान होकर देख रहे थे। साहिल ने पास के टेबल पर रखी कॉफ़ी लाकर रागिनी पर फेंक दी और हंसने लगा। उन सब की ये फाइट चली रही थी कि तभी नंदिनी रेस्टोरेंट में आई। उसने अंदर आकर जब अंदर का हाल देखा तो वो दंग रह गई। उसके पीछे ही रुद्र भी अंदर आया और वहाँ वो सब देखकर उसके भी होश उड़ गए। नंदिनी ने देखा रागिनी, साहिल और श्लोक ने रेस्टोरेंट की हालत ख़राब कर दी है, तो उसने जाकर रागिनी का हाथ पकड़ा और रुद्र ने श्लोक और साहिल को पकड़ा। रागिनी ने नंदिनी से खुद को छुड़ाते हुए कहा, अरे दीदी छोड़ो मुझे, आज मैं इस चाचा भतीजे को छोड़ने नहीं वाली हूँ। तभी श्लोक ने कहा, छोड़ मुझे रुद्र, इस जंगली बिल्ली को मैंने जेल में नहीं डलवाया तो मैं शिमला का बेस्ट लायर नहीं। अरे जा, बहुत देखे तेरे फटीचर लायर, बड़ा आया केस करने वाला। मैंने अगर एक केस किया तो तुम दोनों चाचा भतीजे चक्की पीसते हुए नजर आओगे और इस चूहे का टेटुआ मैं ही दबा दूंगी। रागिनी ने आगे होते हुए कहा, पर नंदिनी ने उसे पकड़ रखा था। उसने देखा रागिनी मान नहीं रही है तो उसने कहा, छोटी आपको हमारी कसम, शांत हो जाओ अभी इसी वक्त, बहुत हो गया ये सब। अगर आप शांत नहीं हुई तो हम आपसे बात करना छोड़ देंगे। उसके ये कहते ही रागिनी एकदम से शांत हो गई। नंदिनी ने देखा वो शांत है तो उसने जाकर श्लोक और साहिल को चुप कराया। उसने साहिल को देखते हुए कहा, दोस्त प्लीज़ शांत हो जाओ, हम अपनी छोटी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ शांत हो जाओ। उसके कहने पर साहिल भी शांत हो गया था। ये सब रुद्र देख रहा था। श्लोक को नैपकिन देते हुए नंदिनी ने कहा, श्लोक जी माफ़ कर दें, मुझे पता है मेरी बहन थोड़ी जिद्दी और शरारती है, पर है तो अभी भी वो छोटी ही ना, तो प्लीज़ बच्ची समझ के आप भी शांत हो जाएं और माफ़ कर दें इसे। इस पर श्लोक ने नैपकिन लेकर अपने मुंह पर लगे केक को साफ करते हुए कहा, छोटी है, अरे जंगली है ये, इसे थोड़ा इंसानों वाले तौर तरीके सिखाओ, ना जाने कौन से जंगल से भाग के आई है। वैसे एक बात बताएं आप, ये आपकी रियल सिस्टर है? जी, ये मेरी सगी छोटी बहन है। पर क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नंदिनी ये कहते हुए उसे नैपकिन दिए जा रही थी। श्लोक ने नैपकिन लेते हुए कहा, क्योंकि आप इतनी प्यारी, सीधी, शांत और ये अलास्का के जंगलों से भाग के आई जंगली जानवर लगती है। ना जाने कैसे आप इसे संभालती होंगी। पागल है ये, इसका इलाज कराओ। इस बार नंदिनी ने उसे थोड़ा सख्त होकर कहा, सर जैसी भी है वो मेरी छोटी बहन है और मेरे बच्चे की तरह है। जैसे आप साहिल के बारे में नहीं सुन सकते हैं, वैसे ही मैं अपनी बहन के बारे में नहीं सुन सकती हूँ। मानती हूँ वो शरारती है, पर फिर भी वो मेरी छोटी बहन है। अभी जो उसने किया उसके लिए सॉरी, ये बोल के वो रागिनी की तरफ मुड़ी और उसके बालों को ठीक करने लगी। इस पर रुद्र ने उससे कहा, अगर इतना प्यार है अपनी बहन से तो इस जंगली को बांध के क्यों नहीं रखती है? नंदिनी ने उसकी बात पर उसे मुड़ के देखते हुए कहा, साहिल इतनी शैतानी करता है तो क्या आप उसे बांध के रखते हैं? और क्या आपके माँ पिता ने आपको शरारत करने पर और लड़ने पर बांध के रखा था? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करता होगा। फिर भी अगर आपको शौक़ है किसी को बांधने का तो इन हरकतों पर तो पहले अपने घर से शुरुआत करें। ये बोल उसने देखा साहिल अपना मुंह साफ करने की कोशिश कर रहा था। वो उसके पास गई और घुटने पर बैठकर उसने नैपकिन लिया और उसके चेहरे को साफ करने लगी। साहिल ने नंदिनी से कहा, सॉरी, मैं आपकी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। ये कहते हुए उसने रोनी सी सूरत बना ली, पर रुद्र और श्लोक को साहिल के मुंह से सॉरी सुनकर हैरानियत हुई। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर नंदिनी को देखने लगे। नंदिनी ने साहिल को देखकर मुस्कुरा दिया और उससे बोली, कोई बात नहीं, आप फिर से प्रॉमिस कर लो, इस बार मानोगे ना? साहिल ने उससे कहा, हाँ मानूंगा, पर आप उससे बोलो कि वो मुझे चूहा ना बुलाए और ना मेरी चीज़ें ले। उसकी इस बात पर नंदिनी ने रागिनी को अपने पास बुलाया। रागिनी चुपचाप उसके पास आई तो नंदिनी साहिल को अपनी गोद में लेकर खड़ी हो गई। उसने रागिनी को देखते हुए कहा, रागिनी अब आप साहिल को उसके नाम से बुलाना, और साहिल आप भी इन्हें बंदरिया नहीं कहेंगे। आपसे बड़ी है ना, ये गलत बात होती है अपने से बड़ों को ऐसे बोलना। आप दीदी बोलोगे इन्हें आज से, ओके? उसके ये बोलने पर दोनों खामोश रहे तो नंदिनी ने कहा, ठीक है, अगर आप दोनों को फ्रेंडशिप नहीं करनी है तो मैं ये ऑर्डर्स कैंसिल कर देती हूँ। ये कहते हुए वो जैसे ऑर्डर कैंसिल करने के लिए मुड़ी, वैसे ही रागिनी और साहिल ने एक दूसरे को देखा और रागिनी तुरंत कहा, अरे हम दोस्त बन गए थी। क्यों साहिल, देखो हमने हाथ भी मिला लिया। ये कहते हुए उसने साहिल का हाथ अपने हाथ में ले लिया और साहिल ने भी स्माइल करके उसे देखा। नंदिनी ने दोनों को देखकर कहा, वेरी गुड, चलो अब आप साहिल अपने चाचा के पास जाओ और हम घर चलते हैं। ये कहते हुए उसने उसे श्लोक को दे दिया और ऑर्डर लेकर वहाँ से चली गई।
रुद्र खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। दोनों ही अपने घर निकल गए थे, पर किसी के दिल में गुस्सा था तो किसी के दिल में सवाल और बेचैनी। नंदिनी जब रागिनी के साथ घर आई तो नंदिनी ने उससे कहा, कर ली लड़ाई? अब तो मैडम का खाना पच गया होगा, तो भूख लगी होगी। मेरी क्या गलती थी? मैंने थोड़ी उसे जानबूझ के लड़ने लगी थी। अरे वो ही मेरा पिज्ज़ा लेकर जा रहा था, तो क्या ऐसे ही जाने देती? उसकी इस बात पर नंदिनी ने उसके सर पर मारते हुए कहा, सब जानते हैं हम, पर अब से खबरदार, जो आप लड़ी तो किसी से। अब जाओ और ये सब चेंज करके आओ, तब खाना खाएं हम। उसके कहने पर रागिनी चली गई। रात का वक्त, रुद्र का कमरा। रुद्र साहिल और श्लोक के साथ घर आया तो उसने साथ लाया हुआ ऑर्डर सुप्रिया को देते हुए कहा, सुप्रिया, इसे नौकरों से कहकर टेबल पर रखवा दो। और आपने खाना खाया? सुप्रिया ने उसके हाथ से सारा सामान लेते हुए कहा, नहीं भैया, अभी पढ़ रही थी। आप सब आ गए हैं तो साथ में खाना खा लूँगी। अच्छा चलो ठीक है। वैसे तुम क्यों नहीं आई चीकू और श्लोक के साथ? पता है, तुमने बहुत अच्छी फाइट मिस कर दी। ये कहते हुए उसने श्लोक की तरफ देखा। सुप्रिया ने जब श्लोक और चीकू को देखा तो उनकी हालत ख़राब थी। ये देख उसने कहा, रुद्र भैया, ये क्या हालत बना रखी है इन दोनों ने अपनी? ये सब क्या हुआ? रुद्र ने उसे हंसते हुए बताया, अरे सुप्रिया, क्या बताऊं, आज एक अकेली लड़की ने इन दोनों की हालत ख़राब कर दी। और इन महान वकील साहब के मुंह पर क्या केक मारा है उसने, मतलब मैं तो बस देखता रह गया। मुझे तो वहीं हंसी आ रही थी। पहले लड़की थी जो वकील साहब को तारों भरी रात में तूफान दिखा गई। ये बोल वो सुप्रिया के साथ हंसने लगा। श्लोक ने उसे घूर के देखते हुए कहा, तुझे बहुत मज़ा आया ना? मुझे भी आया, जब तुझे उसकी बड़ी बहन ने डांटा। सुप्रिया ने इन साहब की बोलती बंद कर दी और बड़े आए मुझे कुछ बोलने वाले, ये बोल के वो अपने कमरे में चला गया। रुद्र ने उसके जाने के बाद सुप्रिया से कहा, सुप्रिया, आप ये सब नौकरों को देकर टेबल पर लगवाओ और किसी से कहकर चीकू की हालत ठीक करवा दो, तब तक हम भी चेंज करके आते हैं। ये कहकर वो भी चला गया। सुप्रिया ने सारा सामान नौकरों को दिया और एक नौकर के साथ चीकू को लेकर उसके कमरे में चली गई। कुछ देर में सब चेंज करके टेबल पर आ गए थे। सब ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। रुद्र चीकू को सुलाने उसके कमरे में उसके साथ चला गया। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया और उसे कंबल उड़ाकर सुलाने लगा। चीकू सो चुका था, पर रुद्र के जेहन में आज शाम जिस लड़की को उसने झील पर देखा, उसकी आंखें बसी हुई थी। उसने जब वही आंखों वाली लड़की को अपने बाहों में देखा तो उसकी सुध-बुध खो गई थी, पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था, इसलिए उसके मन में उसे देखने की चाह थी। वो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए अपने कमरे में चला गया और वहाँ जाकर सो गई। सुबह का वक्त, रागिनी का कॉलेज। नंदिनी रागिनी को कॉलेज छोड़ने आई थी। उसने देखा चीकू वहाँ खड़ा था। उसने उसे देखकर कहा, साहिल, आप यहाँ और आज स्कूल नहीं जाना, जो आप ऐसे घर के कपड़े में खड़े थे? साहिल ने उसे देखकर कहा, नहीं, आज मेरी छुट्टी होती है, सैटरडे ऑफ होता है मेरा। वैसे आप फ्री हो क्या? उसके ये कहते ही रागिनी उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, क्यों छोटे माफिया, मेरी दीदी को किडनैप करने का इरादा है क्या, जो ऐसे पूछ रहे हो? नहीं रागिनी दीदी, मैं क्यों अपनी दोस्त को किडनैप करूँगा? वो तो मुझे इनसे कुछ काम है, इसलिए पूछ रहा था। साहिल ने भी ये बात मुंह बनाते हुए कहा था कि रागिनी से। रागिनी ने उसे देखकर जीभ बाहर निकाल के चिढ़ा दिया। नंदिनी ने देखा अब साहिल और रागिनी में फिर से एक जंग शुरू हो जाएगी, तो उसने रागिनी को जाने को कहा, पर रागिनी ने जाने से पहले साहिल से कहा, वैसे छोटे माफिया, आज बिना बॉडीगार्ड के कहाँ है भतीजे? तेरा चाचा दिखाई नहीं दे रहा, कहीं मुझसे डर के भाग तो नहीं गया? इस पर साहिल ने कहा, हाँ सही कहा आपने रागिनी दीदी जी, भूत को देखकर अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, फिर मेरे चाचू तो कितने सीधे, तो आप जैसी चुड़ैल का सामना कैसे करते? इसलिए मैंने उन्हें दूर खड़ा किया है। मेरे लिए मेरे चाचू की जान बहुत कीमती है। उसके ये बोलते ही रागिनी बोली, हाँ बचा के रखना, कहीं गलती से मुझे मिला तो तेरे जलेबी जैसे सीधे चाचू की जान निकाल दूंगी। ये बोल वो चली गई। साहिल उसे जाते हुए देख मुंह बना रहा था। नंदिनी ने उसके जाने के बाद साहिल को अपनी गोद में उठा लिया और तभी ना जाने अचानक से कहीं से एक गोली आकर कॉलेज की गेट पर लगी। रागिनी अभी कॉलेज के अंदर घुसी ही थी कि ये सुनकर वो पीछे मुड़ी। देखा नंदिनी साहिल को लेकर घबराई हुई सी खड़ी हुई थी। वो तुरंत उसके पास भाग के आई। तब तक इस लोग भी अपने आदमियों के साथ वहाँ आ गया था। उसने नंदिनी से कहा, आप प्लीज़ साहिल को लेकर गाड़ी में बैठे और रागिनी इन्हें लेकर अपने आदमियों के साथ घर निकले। मैं तब तक इन्हें देखता हूँ।
ये कहते हुए उसने अपने पीछे से गन निकाली और उसे लोड कर लिया। रागिनी ने नंदिनी से चाबी ली और उसे गाड़ी के पास चलने को कहा, पर तभी कुछ लोग गाड़ी लेकर आए और बाहर निकले। नंदिनी ने साहिल को अपने सीने से लगा लिया। साहिल भी डर गया था, उसने नंदिनी को कस के पकड़ा था। श्लोक ने उन दोनों से कहा, आप दोनों निकलो, मैं इन्हें देखता हूँ। उन दोनों ने जैसे आगे बढ़ना चाहा वैसे ही उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। रागिनी को नंदिनी ने दूर धक्का मारा और खुद साहिल और श्लोक को लेकर दूर हट गई। गोलियां किसी को नहीं लगी थी। रागिनी अपनी गाड़ी के पीछे छुपी थी और नंदिनी साहिल और श्लोक के साथ किसी और गाड़ी की पर। श्लोक ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्हें गन लेकर रेडी होने को कहा। उसने नंदिनी को देखकर कहा, मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, बस किसी तरह आप साहिल को लेकर अपनी बहन के पास जाएं और गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकले। ये कहते हुए उसने गन हाथ में कस के पकड़ा और अपने आदमियों को इशारा कर शूट करने लगा। नंदिनी ने भी तुरंत साहिल को अपनी बाहों में कस के पकड़ा और भागते हुए रागिनी के पास आई। रागिनी ने गाड़ी का डोर खोला और नंदिनी साहिल को अंदर बैठाया। खुद वो दूसरी तरफ से आकर बैठी। रागिनी ने देखा श्लोक की जान खतरे में है तो साहिल को देखकर कहा, क्यों छोटे माफिया, कार राइडिंग हो जाए। साहिल डरा हुआ सा नंदिनी की बाहों में छुपा हुआ था, उसने कुछ नहीं कहा उसे। रागिनी ने उसे प्रोटेक्ट कर रहे आदमी से कहा, गन दे। उस आदमी ने एक गन दिया और रागिनी ने उस गन को नंदिनी को देते हुए कहा, दीदी इसे ले, श्लोक जी की जान खतरे में है, उन्हें भी लेना होगा। ये कहते हुए उसने गन उसे दे दिया और नंदिनी ने गन लोड किया और उसके कहने पर आंखों से इशारा किया। रागिनी ने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड में उसे पीछे लिया और अपनी बहन को आंख मार दिया। श्लोक ने देखा गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो उसे लगा वो लोग वहां से निकलेंगे, पर तभी रागिनी ने गाड़ी को तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया तो नंदिनी ने दुश्मनों की गाड़ी के पेट्रोल की टैंक पर निशाना लगाया और एक ही शूट में दुश्मनों की एक गाड़ी बहुत तेज से आवाज़ करती हुई ऊपर उड़ गई। ये देखकर श्लोक के होश उड़ गए। रागिनी सारे आदमियों से बोली, आप सब गाड़ी में बैठे अपने, और श्लोक जी अंदर आए। श्लोक ने उसकी बात सुनी तो गाड़ी का डोर खोलकर अंदर बैठा और बाकी सब भी गाड़ी में बैठ के उनके साथ निकले। जब तक दुश्मन संभल पाते तब तक रागिनी सबको लेकर निकल चुकी थी, पर उन लोगों ने देखा कि वो लोग जा रहे हैं तो वो उनके पीछे लग गए। रागिनी गाड़ी ड्राइवर कर रही थी। साहिल अभी भी डरा हुआ सा नंदिनी की गोद में दुबका हुआ था। नंदिनी ने भी उसे कस के पकड़ रखा था। तभी उनकी गाड़ी पर हमला होने लगा। ये देखकर रागिनी ने गुस्से में कहा, अगर मेरी गाड़ी को कुछ हुआ तो मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत मुश्किल से ये कलर मिला था मुझे। श्लोक उसकी बात सुन हैरान था कि इस सिचुएशन में इसे गाड़ी की पड़ी है। नंदिनी ने गन एक बार फिर से उठाया और विंडो को ओपन कर निशाना लगाया और एक निशाने में उस गाड़ी की टायर पंचर कर दी। उन लोगों की गाड़ी घुमावदार सड़क पर थी। पंचर होते ही बैलेंस बिगड़ा और वो खाई की तरफ चली गई। श्लोक तो ये सब देखकर हैरान था। वो सब श्लोक के साथ जब रुद्र के बंगले पर पहुंचे तो देखा उसके बंगले के आगे बहुत से गार्ड्स खड़े थे बंदूक लेकर। नंदिनी साहिल को बाहों में लेकर उतरी। रागिनी कार से बाहर आकर अपनी कार को देखते हुए बोली, मेरी कार, बताओ क्या हाल कर दिया। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है वकील साहब। ये कहते हुए वो श्लोक को देख रही थी। श्लोक ने कहा, मेरी वजह? मैंने कहा था उन गुंडों को आने के लिए। अजीब बात करती हैं आप, सच में आप पागल ही हैं। अरे देखो तो कैसे भोले बन रहे हैं। अरे तुम ना आते आज तो वो लोग भी नहीं आते और ना मेरी कार के साथ ये सब होता। बेचारी मेरी कार, कितनी गोलियां लगी है इसे। तुम मुझसे जब भी मिलते हो तब कुछ ना कुछ बुरा होता है। मैं तो कहती हूँ तुम मेरे सामने मत आया करो। रागिनी के बोलते श्लोक ने कहा, अरे मैं कहता हूँ तुम मेरे सामने मत आया करो। जब भी आती हो कुछ ना कुछ बुरा होता है। तुम घर में रहा करो, अच्छा रहेगा। उन दोनों की लड़ाई देखकर नंदिनी ने कहा, आप दोनों लड़ना बंद करेंगे? देख रहे ना कि साहिल कितना डरा हुआ है, पर आप दोनों को लड़ने की पड़ी है। श्लोक जी चलें अंदर। साहिल के पैर पर खरोच लग गया है गिरने से। चल के इसका जख्म साफ करें। और आप रागिनी चुप, अब एक शब्द नहीं। चलिए नंदिनी जी, ये बोल श्लोक उन दोनों को अंदर ले आया। वो जब अंदर आए तो नौकर अपना काम कर रहे थे। श्लोक ने फास्ट एड लाने को कहा एक नौकर से और नंदिनी को लेकर साहिल के कमरे में आ गया। नंदिनी ने साहिल को उसके बिस्तर पर बैठाया, पर वो नंदिनी को छोड़ ही नहीं रहा था, तो नंदिनी उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गई। श्लोक रुद्र को कॉल करने के लिए कमरे से बाहर आ गया। उसने कॉल कर रुद्र को जल्दी आने को कहा और उसे सब बता दिया।
रुद्र अपने ऑफिस से निकल गया। इधर नौकर साहिल के कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। नंदिनी ने बॉक्स लेकर उसमें से कॉटन निकाला और सेवलॉन लेकर उसके जख्मों पर लगाने ही वाली थी कि साहिल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगाना। नंदिनी ने उससे कहा, नहीं लगेगा साहिल, बस हल्का सा साफ करके इसे तब बैंडेज कर दूंगी ना। नहीं, ये जलता है, मुझे नहीं लगाना। ये कहते हुए उसने उसके हाथ को दूर कर दिया। रागिनी ने देखा साहिल डरा हुआ है और वो ऐसे नहीं लगाने देगा दवा किसी को, तो उसने साहिल के कमरे को देखते हुए कहा, वैसे छोटे माफिया, ये तुम्हारा कमरा है? साहिल बोला, हाँ मेरा ही कमरा है। तुम्हें आयरन मैन पसंद है? ये कहते हुए उसने आयरन मैन की टॉय को उठा लिया। हाँ, मेरे पास इनका बहुत सारा कलेक्शन है, मेरे पास पूरी मार्वल टीम का कलेक्शन है। साहिल रागिनी से बातें किए जा रहा था और इधर नंदिनी ने उसके जख्मों को साफ कर उस पर बैंडेज कर दिया था। रागिनी ने बातों बातों में उससे कहा, लो हो गई बैंडेज। ये कहते हुए उसने साहिल को देखकर आंख मारी। साहिल ये देखकर मुंह बना दिया। नंदिनी उसका मुंह बना देखकर हंसने लगी। कौन थे वो जो साहिल और नंदिनी पर हमला कर रहे थे? क्या रुद्र जान पाएगा कि नंदिनी वही लड़की है जिसे वो देखना चाहता है? जानने के लिए सुनिए मेरा अगला भाग।